नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। भारतीय जनता पार्टी ने रविवार की रात हरियाणा में अपनी बची हुई 4 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही बीजेपी ने 10 की 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। इस बार कुल मिलाकर देखा जाए तो 6 नए चेहरे दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ अगर इन नेताओं की, इन उम्मीदवारों की बात की जाए तो इनमें से 6 ऐसे चेहरे हैं जिनका बैकग्राउंड कांग्रेस का रहा है। सवाल भी शुरू हो गए हैं, जैसे कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल सिर्फ 45 मिनट पहले बीजेपी ज्वाइन की और उन्हें टिकट मिली। ये कहा गया कि बीजेपी के पास अपने लोग नहीं है, बाहर से इंपोर्ट कर रही है। ऐसी बातें दरअसल दूसरी पार्टियां करती रहती हैं, लेकिन 10 उम्मीदवार बीजेपी ने उतार दिए हैं। उसने अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी रणनीति स्पष्ट कर दी है। अब बारी दूसरी पार्टियों की है। बीजेपी के 10, कांग्रेस के कब? अब ये बड़ा सवाल है, चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। बीते रविवार बीजेपी ने 5वीं लिस्ट जारी कर अपने सभी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। इस बार बीजेपी ने कई नए चेहरों को मौका दिया। इनमें करनाल से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पार्टी ने मैदान में उतारा। अंबाला से बंतो कटारिया को टिकट मिला है। कुरुक्षेत्र से हाल ही में पार्टी ज्वाइन करने वाले नवीन जिंदल हैं। सिरसा से डॉक्टर अशोक तंवर मैदान में हैं। हिसार से रणजीत सिंह चौटाला को पार्टी ने टिकट दिया है। फरीदाबाद से केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर को पार्टी ने मैदान में उतारा है। गुरुग्राम से केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह मैदान में हैं, जबकि भिवानी महेंद्रगढ़ से धर्मवीर सिंह मैदान में हैं। सोनीपत से मोहनलाल बडोली को पार्टी ने टिकट दिया है, तो रोहतक से डॉक्टर अरविंद शर्मा को पार्टी ने एक बार फिर से मौका दिया है। बीजेपी की रणनीति साफ है, नए चेहरों से नए समीकरण साधने की कोशिश। वहीं अब कांग्रेस की लिस्ट का भी इंतजार है, जो काफी हद तक ये तय करेगी कि बीजेपी के नए और पुराने चेहरों का ये मेल कितना कारगर साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। और हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ गए। हमारे साथ रामचंद्र कंबोज हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, पूर्व विधायक हैं। इसके अलावा वेद प्रकाश विद्रोही कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, ओंकार सिंह इंडियन नेशनल लोक दल से, और विनय यादव हैं आम आदमी पार्टी से। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं रामचंद्र कंबोज, चेहरे सामने आ गए हैं, लेकिन इसमें यह कहा जा रहा है कि बीजेपी, जैसे कुरुक्षेत्र की बात करें तो कई विपक्ष के साथी ये कह रहे हैं कि 45 मिनट पहले एक व्यक्ति पार्टी में आया और उसे आपने टिकट दे दिया। आपके पास अपने चेहरे नहीं है क्या? और दूसरा यह कि जो कुल मिलाकर 10 चेहरे, इनमें 6 चेहरे इनका कांग्रेस बैकग्राउंड है, तो क्या बीजेपी का कांग्रेसीकरण हो रहा है? देखिए, नमस्कार। मैं एक बात बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी कृषि का सबसे बड़ा संगठन है, राजनीतिक संगठन, और बड़ी रणनीति और कूटनीति भारतीय जनता पार्टी की बड़ी क्लियर रहती है। तो भारतीय जनता पार्टी ने बड़े ही निष्पक्ष भाव से 10 की 10 लोकसभा सीटों पे हरियाणा के अपने कैंडिडेट क्लियर कर दिए, डिक्लेयर कर दिए। और बड़ी मैं ये कहता हूं कि पहल करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने किया। अब आपका कहना ये है कि 10 में से 6 कांग्रेसी हैं, तो देखिए राजनीति में आना जाना ये स्वाभाविक सी बात है। तो जो राजनीतिक लोग राजनीति कर रहे हैं, तो वो राजनीति करने के लिए कि अच्छे से बैठ के, अच्छे से आगे हरियाणा की जनता के लिए, देश की जनता के लिए जो अच्छी नीतियां बनाई जा सके, तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के पास जो चेहरे हैं वो बड़े तजर्बेकार और बड़े ही अनुभवी चेहरे हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देके मैदान में उतारा। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। और अगर बात करें तो चाहे इंडिया गठबंधन की बात करिए, चाहे कांग्रेस की बात करिए, तो इनके पास यहाँ थे हरियाणा में कोई कैंडिडेट ही नहीं है। अगर चाहे कांग्रेस की बात कर ले, चाहे इंडिया गठबंधन की बात कर ले, तो इनके पास कोई भी ऐसा चेहरा नहीं है जिसको ये आगे ला करके प्रत्याशी घोषित कर ले। ठीक है, मैं आता हूं। वेद प्रकाश विद्रोही जी, बीजेपी के 10, कांग्रेस के कब? अब ये प्रतीक्षा है, ये इंतजार भी है, कब तक नाम सामने आ सकते हैं? वरुण जी, आपको, भाई ओंकार जी को, भाई विनय जी को, भाई रामचंद्र जी को और दर्शकों को मेरा नमस्कार। पिछली बहस में भी मैंने आपको बताया था कि हमारे उम्मीदवार 30 तक घोषित होंगे। अब 28 तारीख को शायद हमारी सीसी की बैठक है। कुछ तो उम्मीदवार हमने फाइनल कर दिए हैं, 6 के करीब, घोषणा नहीं की है। और 3-4 सीटों पर चर्चा होनी थी, वो फाइनल करने थे, शायद वो 28 को हो जाएंगे। तो 30 तक शायद 10 के 10 उम्मीदवार घोषित हो जाएं।
देखिए, हमारे पास भाई रामचंद्र जी कह रहे हैं उम्मीदवार नहीं है। अरे भाई, हमारे पास तो इतने उम्मीदवार हैं, आप भी हमसे उधार लेकर चुनाव लड़वा रहे हैं। भाजपा लंबे चौड़े दावे मारती है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है, विचारधारा की पार्टी है। अब आप बताइए, कोई विचारधारा की पार्टी, कोई विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, कोई कार्यकर्ताओं की पार्टी ऐसे लोगों को टिकट देगी जो न उसकी विचारधारा के हैं, न उनके कार्यकर्ता हैं और न उनकी मनवादी सोच को मानते हैं। वो केवल अवसरवादी हैं या ईडी सीबीआई से डरे हुए हैं, इसलिए उनकी शरण में जा रहे हैं। अब ये परिवारवाद का विरोध करते थे, अब इनके तो 10 उम्मीदवार हैं, उनमें 5 परिवारवादी भी हैं। तो इसका मतलब क्या है? ये भ्रष्टाचार का दिन पर आरोप लगाते थे, वो भ्रष्टाचारियों को भी टिकट दे रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा कि मोदी जी भ्रष्टाचार खात्मे की बात करते हैं, वो भी झूठ है। मोदी जी परिवारवाद खत्म करने की बात करते हैं, वो भी झूठ है। मोदी जी कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की बात करते हैं, वो भी झूठ है। भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, वो भी झूठ है। और भाजपा विचारधारा और कार्यकर्ताओं की पार्टी है, वो भी झूठ है। हाँ, अपनी सुविधा के अनुसार। नहीं, विद्रोही जी, कांग्रेस में अगर कांग्रेस के लोग नहीं रुक रहे तो उसमें बीजेपी की गलती क्या है? मैं नहीं कह रहा, मैं रुकने की बात ही नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं कि मेरा को इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि वो कांग्रेस के उम्मीदवारों को टिकट दे, कांग्रेस के लोगों को टिकट दे, कांग्रेस से दल बदल करवाकर टिकट दे, ईडी सीबीआई को बुलाकर दबाव बढ़ाकर टिकट, उनका काम, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं सवाल उनकी विचारधारा पर खड़ा कर रहा हूं, मैं सवाल उनकी नीति और नीयत पर सवाल खड़ा कर रहा हूं। मैं इस बात पर सवाल नहीं खड़ा कर रहा कि उन्होंने टिकट क्यों दी। ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, ये किसी को टिकट दे। मैं कौन होता हूं उनकी बात का विरोध करने वाला? मेरा सैद्धांतिक बात कर रहा हूं मैं केवल। चलिए, ठीक है। जो बात ये कहते, सुन लीजिए ना, जो बात ये कहते हैं, इनकी कथनी करनी में फर्क है। इन्होंने 10 साल जनता को मूर्ख बनाया। अब पूरे हरियाणा की जनता, देश की जनता जान चुकी है कि इनकी कथनी में दिन रात का अंतर है। ये करते कुछ है, कहते कुछ है। ये झूठे लोग हैं, भ्रष्टाचारी लोग हैं, लुटेरे लोग हैं। ठीक है विद्रोही जी, जेल काटने वाले लोग हैं। इसलिए 10 के 10 उम्मीदवार कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के हरियाणा में जीतेंगे। ठीक है रामचंद्र जी, आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा आपकी बारी में आऊंगा। इस बीच मैं ओंकार जी के पास चलूं, लेकिन जानकारी साझा करूं। जब हम चर्चा कर रहे हैं तो पंजाब में लुधियाना से कांग्रेस के तेज तर्रार युवा सांसद रवनीत सिंह बिट्टू पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस के लिए पंजाब में एक झटका है, क्योंकि रवनीत बिट्टू राहुल गांधी के साथ अक्सर नजर आते रहे और बुलंद आवाज उठाते रहे, वो बीजेपी में शामिल हो गए। ओंकार जी, बीजेपी के 10 के 10 उम्मीदवार सामने हैं, जो रणनीति है, जो स्ट्रेटजी है, वो सब सामने आ गई है। उसका सामना, उसका मुकाबला आप लोग कैसे करेंगे? मेरे से पूछ रहे हैं आप? ओंकार जी, लगता आवाज नहीं जा रही। चलिए विनय के पास चलते हैं। विनय, अब आप बताएं भाई, बीजेपी के सारे चेहरे सामने हैं, सारा गणित सामने है, फ्रेश चेहरे भी हैं, पुराने चेहरे भी हैं, कॉम्बिनेशन भी है, कैसे मुकाबला होगा? विनय भाई, आवाज नहीं आ रही आपकी। ठीक है, आपने कि बीजेपी ने अपने 10 से 10 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। देखिए, बीजेपी को नाम बदलने का बहुत शौक है, शहरों के नाम बदल दिए। मुझे लगता है इनको पार्टी का नाम भी बदलकर भारतीय जुमला पार्टी कर देना चाहिए। अब जो कांग्रेस मुक्त भारत का जो इनका वो जुमला ही निकला। आप देखिए, 2014 के चुनाव के बाद सैकड़ों से ज्यादा सांसद इनके कांग्रेस से थे। मेरा मतलब है कि कांग्रेस से आए हुए लोगों को इन्होंने टिकट दिया जो जीत कर आए। 2014 के विधानसभा में भी दर्जन भर से ज्यादा विधायक जो इनके जीत के आए, उन्होंने दूसरी पार्टियों से इंपोर्ट किए। उसमें कोई बुराई नहीं है। और पिछले डिबेट में आप ही ने वरुण जी कहा था कि 13-14 मुख्यमंत्री इन्होंने कांग्रेस से इंपोर्ट किए। कुछ मैंने कहा था 13 मुख्यमंत्री कांग्रेस छोड़ गए। ठीक है, माफ कीजिएगा। हाँ। तो कहने का मतलब ये है, ऐसे ऐसे उदाहरण हैं जो अभी भी अशोक चौहान जी आए, अजीत पवार एनसीपी से आ गए,
तो दूसरी पार्टियों से इंपोर्ट कर रहे हैं, कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल ठीक है, इनका हक है, ये कर सकते हैं, रणनीति के तहत करते हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जब ये कहते हैं कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं, कांग्रेस मुक्त भारत हमें बनाना है, तो थोड़ा विरोधाभास नजर आता है। और मुझे ऐसा लगता है कि अब इन्होंने उम्मीदवार कर दिए हैं, लेकिन अभी चुनाव में समय है, तो इंडिया गठबंधन के पास अभी काफी समय है, वो भी कांग्रेस भी मुझे लगता है अपनी रणनीति के तहत इस पर विचार। लोग भी तो कहते हैं ना कि दूसरी पार्टियों में कुछ अच्छे और ईमानदार लोग हैं जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हम उन्हें ले लेते हैं, तो वो तो ये फॉर्मूला तो हर जगह है। बिल्कुल वरुण जी, हम तो 12 साल पुरानी पार्टी हैं, हम तो कहते हैं अच्छे ईमानदार लोग हर पार्टी में, भाजपा में भी मैं कहता हूं बहुत सारे लोग ईमानदार अच्छे लोग हैं जिन्हें तवज्जो नहीं मिल रही है, और भ्रष्टाचारियों को ला लाकर वॉशिंग मशीन में साफ कर और सफेदी की चमकार के साथ दिखाया जा रहा है। और भाजपा में बहुत अच्छे लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल्स हैं, लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा है, लोकतंत्र नहीं है, उनको दबाया जा रहा है। मैं तो कहता हूँ भाजपा वाले भी हमारी पार्टी में आ जाए, उनका स्वागत है। लेकिन हम ये बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, फिर भी उसे नेता इंपोर्ट करने पड़ते हैं, तो ये कहीं ना कहीं जुमला है। और जो कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की बात करती है, सारी कांग्रेस सारे भ्रष्टाचारी तो उन्होंने भर लिए। अब आप बताइए ये कैसे इस तरह की बात करते हैं। ठीक है। और दिनेश जी ऐसा है, मैं आपको स्पष्ट बताऊं, आपके मुंह की बात है कि आपकी दूसरी पार्टियों में भी कांग्रेस मुक्त भारत बनाया हमने, और कांग्रेस के जो अच्छे लोग हैं वो अगर हमारी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में विश्वास रखते हैं, और अगर भारतीय जनता पार्टी को भी लगता है, और अशोक चौहान अच्छे हैं, अशोक चौहान अच्छे हैं, जिनके लिए कहा था, मैं बता देता हूँ, प्रधानमंत्री ने कहा था 67,000 करोड़ के प्रचार करने की क्षमता, सिंचाई घोटाले आरोपी अजीत पवार को छोड़ेंगे नहीं, भूतपूर्व सैनिकों की विधवाओं के पैसे जो हड़पने वाले आदर जमीन घोटाले के अशोक चौहान को छोड़ेंगे नहीं, हेमंत विश्व शर्मा सबसे करप्ट, मैं कहता हूं आपने तो सारे भ्रष्टाचारी भर लिए भाई साहब, अशोक चौहान, अजीत पवार, हेमंत विश्व शर्मा, और कितनी लंबी लिस्ट है। बात कर रहे हैं अभी आपके अरविंद केजरीवाल जी, वो भ्रष्टाचार किस तरीके से, उससे मत जाइए वरुण जी, मुझे सजा देना पड़ेगा। अब ये डिबेट को डाइवर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर भ्रष्टाचार की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का केस होना चाहिए। बिल्कुल, मनी ट्रेल बनकर सीधा इलेक्ट्रोल बॉन्ड के तहत व्यक्ति ने, जो कि मेन अप्रूवर है, गवाह है, उसने भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया, दिल्ली में एक्साइज शराब का धंधा किया और चंदा बीजेपी को दिया, इसके तो सारे सबूत मौजूद हैं। अब आप बताइए मनी ट्रेल कहां है, पैसा कमाया और चंदा बीजेपी को दिया, तो इस हिसाब से जेपी नड्डा जी पर केस होना चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए। आप बताइए, आप जो केजरीवाल जी पर झूठा आरोप जो राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया जा रहा है ना रामचंद्र जी, ये आप भी समझते हैं, और आपकी हिम्मत है कि आप डिबेट पर आकर बोल रहे हैं। मैं तो आपकी हिम्मत की दाद देता हूं कि इस मुद्दे पर भी आप बोल रहे हैं प्रखर होकर, जबकि बोलना नहीं चाहिए आपको। चलिए रुक जाइए, केजरीवाल बिल्कुल। अच्छा रुकिए, आपके बारे में विनय भाई रुकिए, प्लीज विनय भाई रुकिए प्लीज। भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, ये जो राजनीति है भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल इस चीज को जड़ से निकाल के छोड़ेगी, और बिल्कुल भारत में से भ्रष्टाचार को बिल्कुल खत्म करके भारतीय जनता पार्टी छोड़ेगी। ठीक है, अच्छा रुक जाइए, अब प्लीज रुकिए विनय भाई, रुकिए एक एक करके प्लीज। ओंकार जी आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी ओंकार जी, मेरा सवाल ये था, बीजेपी 10 के 10 चेहरों को उतार चुकी है, एक तरीके से वो उसके पास एडवांटेज है कि उसने अपना ये वाला काम खत्म कर दिया, अब उसे प्रचार में लगना है। बीजेपी की सूची में नए चेहरे भी हैं, पुराने चेहरे भी हैं, मिश्रण भी है, दूसरी पार्टी से आए भी हैं, और मतलब एक तरीके से आप देख सकते हैं कि तालमेल बना दिया गया है। मुकाबला कैसे करेंगे? मिश्रण की सबसे बड़ी पार्टी और 10 में से 6 उम्मीदवार कांग्रेस से आएंगे, यह बीजेपी को धीरे धीरे कांग्रेसीकरण होगा। तो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं, कांग्रेस मुक्त बीजेपी बुला रहे हैं, धीरे धीरे बीजेपी की लीडरशिप का अच्छा उम्मीदवार मिलना तो बहुत अफसोस की बात है। तो एक दिन में, एक घंटे में, आधे घंटे में इस व्यक्ति की विचारधारा बदल सकते हैं। यही जनगण मात्र 35 मिनट पहले पार्टी में आते हैं और उनको टिकट दे दी जाती है, तो उनकी 35 मिनट पहले से पार्टी में बात थी। रामविंदर जी तो 10 साल से बीजेपी सांसद हैं, धर्मवीर तो 10 साल से बीजेपी सांसद हैं, रणजीत चौटाला तो 5 साल से इस सरकार के साथ हैं,
इन सबको अभी भी कांग्रेसी मानेंगे क्या? 10-10 साल बीजेपी सांसद रह गए। वरुण जी, मेरे ओंकार भाई जी से आप ये बात पूछिए कि जो काबिल इंसान है वो दूसरी पार्टियों में भी हो, भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में जो काम करना चाहते हैं। एक मिनट रामचंद्र भाई, रामचंद्र जी एक मिनट, मिलेगा। ओंकार जी कुछ कह ले, फिर आता हूँ आपके पास। जी हाँ जी ओंकार जी। नहीं बोलिए। ऐसा बोलेंगे जो ईडी का डर है, जो टिकट भी दे रहे हैं और शामिल भी हो रहे हैं, मेरे को बड़े अजीब सी लगती है। और राजनीति का जिस तरीके से नैतिक मूल्यों को हरास हो रहा है, मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। होता था डर बदल, लेकिन ईडी के डर से ऐसा होता बदल और आपको उसका हाल करना देना। मतलब ओंकार जी, मतलब माफी चाह रहा हूँ, ये क्या, ये पिक्चर ऐसी क्यों है? नहीं, ये क्यों परमानेंट ईडी का डर? मैं फिर पुरानी बात दोहराना नहीं चाहता। जो 13 मुख्यमंत्री कांग्रेस छोड़ गए, सब ईडी के डर से छोड़ गए। आज रवनीत बिट्टू छोड़ गए, ईडी के डर से छोड़ गए। कुछ तो नेतृत्व को लेकर कुछ तो लोगों में बात होती होगी, ये सब ईडी के डर से छोड़ गए। राघवेंद्र जी 10 साल पहले क्या ईडी के डर से छोड़ गए थे? ओंकार भाई ओंकार जी से पूछा है। रामचंद्र जी रुकिए, आ रहा हूं आपके पास, आऊं एक मिनट आ रहा हूं। क्या खिला रहे हैं? ओंकार जी बोलिए। इंतजार कीजिए, जो कोई पार्टी जो शिक्षा में बना रही है, जिसमें कुर्सी से उतरेंगे, ऐसी दूसरी पार्टी में आंदोलन के सारे ये जल सुधारना भारत में बना दीजिए। चलो जो नहीं करे, हमने चलो उनका हमको एक वापस टिकट दे रहे, टिकट नहीं दे रहे, हमें इतना पता है। हमने 10 टिकटें हमारी अनाउंस हो चुकी है और बाकी की 8 टिकटें भी हमारी 5 नंबरी कार्यसमिति बनी हुई है, तो 8 टिकटें बहुत जल्दी अनाउंस कर देगी और बढ़िया चले आएंगे। और मैं तो अपनी बात करता हूँ, मैं तो कहता हूँ 10 सीटें जीतेंगे, बीजेपी में भी करते हैं, कांग्रेस में भी करते हैं। मैं अपनी बात करता हूँ कि हम एटलीस्ट 4 सीट जीतेंगे और बाकी सब पर अपनी मजबूत स्थिति दिखाएंगे। ये वास्तविकता है, हमें ये कहने की जरूरत नहीं कि 10 सीटें जीतेंगे, लेकिन आज जिस तरह का देश है, प्रदेश का माहौल है, प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक बहुत परेशान है। खासकर लेकर हरियाणा में मुख्यमंत्री बदलेगा, दूसरा चुन्नी बनाएगा। पंजाब में चुन्नी की मामले में उनकी मुख्यमंत्री के तरफ स्वयं में करने उनकी वही स्वयं शिक्षा हरियाणा में किया गया। ये इसलिए किया गया कि कहीं न कहीं 9.5 साल की एंटी इनकम्बेंसी जनता का रोष, वो कहीं न कहीं उसको डेवलप किया जा सके। लेकिन जैसे महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध, नशा, प्रॉपर्टी आदि पेंशन का दिया देना, पीने के बाद ये बहुत सारी समस्या है। आज जनता का रोष बरकरार नहीं बदल आ चुका है। जनता समझ चुके थे बीजेपी को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है। आज बीजेपी की स्थिति में इनके अपने कैंडिडेट नहीं है, जनता के कैंडिडेट को ध्यान कराते हैं। अच्छा लगता है आम आदमी पार्टी प्रधानमंत्री पार्टी, ऐसे व्यक्ति जो लगातार ही पार्टियां बदल रही है, वो क्या डैमेज के बारे में सोचती है, क्या करते हैं जनता के बारे में, उनको तो अपनी चमड़ी बचानी है, किसी तरीके से मुझे बचानी है। आज प्रदेश और देश की व्यवस्था कुछ अच्छी नहीं है बदलेगी। ये ठीक है कि आज पीढ़ी का दर सब कुछ होता है, इसलिए लगता है आपको ये सुरक्षित होते हैं, इस वजह इंडिया आएगी। आज दल का ठीक है ओंकार जी, मैं लौटूंगा आपके पास, राउंड 2 में लौटता हूँ। ठीक है, मैं आता हूँ जी। कंबोसा कंप्लीट करिए, विद्रोही जी के पास जाना है। रामचंद्र जी। वरुण जी, मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि मेरे साथी जो है विनय जी, उन्होंने भी बड़े मतलब स्पष्टता से ये कहा कि सभी पार्टियों में काबिल है, और भारतीय जनता पार्टी की इन्होंने अपने मुख से बहुत अच्छी मतलब बधाई की। तो मैं ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो बिल्कुल सभी को साथ लेके चलती है। जो कुछ साथी अभी भी कांग्रेस में है, तो मैं तो आपके माध्यम से ये अपील करूंगा कि वो भी भारतीय जनता पार्टी में आए और भारत को विकसित बनाने में हमारा सहयोग करे। भारतीय जनता पार्टी को हम सबका साथ लेके चलेंगे। और देखिए, दूसरी बात मैं कहूंगा, इंडिया गठबंधन, ये जो साथी बैठे हैं, सभी राजनीतिक दल बैठे हैं, इन्होंने इंडिया गठबंधन बनाने का काम किया। जब देखा कि भारतीय जनता पार्टी का सामना फिर भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी ने हमारे देश के जो बिल्कुल यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और हरियाणा में आदरणीय मनोहर लाल जी की सरकार ने जो काम किए, उन कामों का बिल्कुल मैं कहता हूं कि जनता की समझ है कि वो बिल्कुल, मैं कहूंगा एक एक जन हरियाणा का ये समझता है
कि बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो पूरे देश को, पूरे प्रांत को आगे लेकर के चल सकती है। और दूसरी मैं बात करूंगा, इंडिया गठबंधन बनाया तो जब इनके हाथ कुछ लगा नहीं तो लोमड़ी वाली बात है, अंगूर नहीं लगे तो अंगूर खट्टे हैं, तो बड़ी क्लियर सी बात है और जनता जनार्दन इस चीज को समझती है। ठीक है विद्रोही जी, बहुत सारे नेता हैं, उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि भाई कांग्रेस में नहीं बात बनने वाली है, भविष्य नहीं दिख रहा, इसलिए वो छोड़ के अपने विकल्प तलाश रहे हैं। देखिए वरुण जी, अभी आपने रवनीत बिट्टू जी का नाम बताया, आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है, 6 महीनों से बात चल रही थी। तो चल रही थी कि जो ही उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ, इंक्वायरी शुरू की डीसीबीआई ने, तभी से वो घबरा रहे थे। और पंजाब में तो भाजपा मुकाबले में भी नहीं है, फिर भी वो गए और कल तक वो भाजपा के खिलाफ लड़ रहे थे, बयान भी दे रहे थे, प्रदर्शन भी कर रहे थे। और कम से कम रवनीत बिट्टू को तो कोई नेतृत्व से भी कोई किसी तरह की रोष नहीं था, फिर भी वो चले गए। तो कोई ना कोई तो कारण होगा, नेतृत्व से रोष में होगा। एक मिनट रामचंद्र जी, एक मिनट भाजपा किया जाता है, भाजपा का पंजाब में भाजपा का वर्चस्व न होना और उसके बाद भी भाजपा में जाना, कोई ना कोई तो कारण होगा। अब वो कारण ईडी है, सीबीआई है, डर है, ये तो वो ही बता सकते हैं, मैं तो इस विषय में कुछ कह नहीं सकता। पर जहां तक नेताओं का जाना है, देखिए नेता जा भी रहे, रह भी रहे हैं। अगर कांग्रेस के नेता भाजपा में जा रहे हैं तो वो जा रहे हैं जिन पर भाजपा भ्रष्टाचार के आरोप लगाती रही है, और भाजपा से वो नेता आ रहे हैं जिन पर हमने तो कभी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया नहीं। ये तो बेसिक फर्क है कि एक भी नेता का नाम बता दें आप जिस पर भाजपा ने भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाया हो। वो अगर भाजपा गया हो तो मैं आपका सवाल का जवाब दे सकता हूं और अपना आत्म विश्लेषण भी कर सकता हूं कि भाई हमें क्या कमी है जो हमारे नेता जा रहे हैं। और भाजपा के वो नेता आ रहे हैं जिन पर हमने तो कभी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया नहीं। तो अब आप ही तय कर ले कि वो भविष्य की संभावनाओं की वजह से जा रहे हैं या जेल जाने के डर की वजह से जा रहे हैं। ये तो आप एक विश्लेषक के नाते भी मुझसे बेहतर जानते हैं और एक पत्रकार के नाते नहीं, लेकिन मेरा सवाल ये है ना, ये तो लंबी सूची है जाने वालों की, सूची बहुत लंबी है जाने वालों की, क्या सभी डर से जा रहे हैं? अब मैं तो आपको बता दूं, एक नाम बता दीजिए ना। मैं तो आपको पत्रकार के नाते खुली चुनौती दे रहा हूं कि कृपया करके मुझे एक नाम बता दे, एक नाम जो भाजपा में शामिल हुआ हो और जिसके खिलाफ ईडी सीबीआई की जांच ना चल रही हो। क्या धर्मवीर के खिलाफ चल रही थी क्या? कि भाई वो बिना विचारधारा के, आप बता दें, क्या चौधरी वीरेंद्र सिंह या धर्मवीर के खिलाफ चल रही थी क्या? जी, धर्मवीर के खिलाफ कोई जांच चल रही थी क्या? मैं आज की बात कर रही, ये 2014 में गए। अच्छा, अब मैं बता देता हूं ना, राव इंद्रजीत किस लिए गए थे? राव इंद्रजीत जी मुख्यमंत्री बनने के लिए गए थे। राव इंद्रजीत सिंह जी आज भी आप उनसे पूछ लेना, सबसे अच्छे अगर मित्र है वो व्यक्तिगत रूप से तो मेरे हैं आज भी। और अगर किसी को अपनी मन की बात बताते हैं तो क्या तो अपनी पत्नी को बताते हैं या अपनी लड़की को या थोड़ी बहुत मेरे को बता देते हैं। मेरे आज भी उनसे बहुत अच्छे संबंध है। वो केवल मुख्यमंत्री बनने के लिए गए थे और धर्मवीर जी इसलिए गए थे कि धर्मवीर जी की और किरण चौधरी की लड़ाई है। वो तोशाम से चुनाव लड़ना चाहते थे, तोशाम से किरण चौधरी उनको टिकट लेने नहीं दे रही थी। सुन लीजिए ना, और दादरी तो नहीं थी ना, दूसरे लड़के वो क्या बोलते महंगा टिकट नहीं लेने दे रहे थे, वो उनको जबरदस्ती सोना भेजा था। उन्होंने खुद कहा मुझे कि भाई विद्रोही मेरे पास तो कोई विकल्प नहीं है, मैं अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए गया हूं। जहां तक इन दो बातों की बात, पर 2014 के बाद, मैं 2014 से पहले वाले नेताओं की बात नहीं कर रहा, 2014 से पहले जो नेता गए हैं उनमें बहुत से नेता ये मानकर भी गए हैं कि कांग्रेस हार रही है इसलिए हारी हुई पार्टी में हम नहीं रहेंगे, क्योंकि उस समय कांग्रेस के खिलाफ एक माहौल था, मैं स्वीकार करता हूं। पर 2014 के बाद जितने भी नेता भाजपा में गए हैं वो सारे के सारे ईडी और सीबीआई के डर से गए हैं
और यदि सुनील जाखड़, नेता का भी नाम आप बताते, भाई सुनील जाखड़ बताते, मैं अपनी गलती यही स्वीकार कर लूंगा। सुनील जाखड़, मिलिंद देवड़ा, आप कोई जितिन प्रसाद, अगर किसी ने कोई गलत काम कर रखा है जिसके अंदर संघर्ष का मादा आपने नहीं है, जनरलाइज कर दिया आज विद्रोही जी। विपक्ष में रहने का मादा नहीं है, अगर वो जाएगा तो कौन रोक सकता है। अब मैं अपना व्यक्तिगत उदाहरण देता हूँ, मुख्यमंत्री से लेकर और भाजपा विद्रोही जी छोड़ दीजिए ना, मैं आपसे नाम पूछ रहा हूँ, बताइए ना। भाजपा के छोटे छोटे कार्यकर्ता ने मुझे भाजपा में शामिल करने के लिए कई बार कहा, टिकट देने के ऑफर दिए, चेयरमैन बनाने के ऑफर दिए, पर मैंने एक ही बात कही कि भाई मेरी आपसे विचारधारा नहीं मिलती। फिर भी, और कांग्रेस में मुझे कोई पूछ नहीं रहा और फिर भी मैं नहीं जा रहा क्योंकि मेरी विचारधारा नहीं मिलती। अब ये तो व्यक्ति के ऊपर है, अब पीड़ा मत जाहिर करिए, छोड़ दीजिए। कौन कितना मजबूती से खड़ा रहता है और कौन व्यक्तिगत पीड़ा मत जाहिर करिए। अरे आप बहुत अच्छा बोलते हैं, रुक जाइए, लेकिन ये मत बोलिए सारे ईडी सीबीआई के डर से जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं 2014 बिल्कुल, आप मुझे नाम बताइए ना। मैं नाम ले रहा हूं, आप सुन नहीं रहे। मैं कह रहा हूं आपसे, बताइए। मैं आपसे कह रहा हूं मुझे उन नेताओं के नाम बता दें। आप सुन कहाँ रहे हैं? के बाद आप सुनिए ना, मैं नाम ले रहा हूँ, नाम ले रहा हूँ, सुनिए। सीबीआई विद्रोही जी नाम सुनिए, मैं नाम ले रहा हूँ, नाम ले रहा हूँ, सुनिए। मैं कह रहा हूँ नाम सुनिए ना। अरे नाम सुनिए। कीर्ति आजाद, सुष्मिता देव, जितिन प्रसाद, मिलिंद देवड़ा, सुनिए। सुन लीजिए, हाँ? सुन लीजिए, सुन लीजिए। कीर्ति आजाद जो थे, हाँ? वो कांग्रेस में नहीं थे, वो आए थे आप पार्टी से, उनको टिकट नहीं मिली जहां से वो चाहते थे। मतलब है ना, कारण है ना, सब सीबीआई ईडी वाले तो नहीं है ना। वो भाजपा में नहीं गए ना। अरे भाई साहब, कांग्रेस छोड़ने की बात हो रही है। कांग्रेस, मैं भाजपा के संदर्भ में बात कर रहा हूं। ठीक है, अब रुक जाइए। ठीक है, बहुत सारे नाम है। आपकी बात, जितिन प्रसाद जी को लग रहा था कि भाई उत्तर प्रदेश के अंदर बस वही मैं कह रहा हूँ, कांग्रेस से, वही तो मैं कह रहा हूँ नहीं है जी। कुछ ऐसे लोग भी गए, मैं मान रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ अधिकांश जो लोग भाजपा में गए हैं, जो दूसरे दलों में गए हैं, क्षेत्रीय दलों में गए, उनके अपने कारण है। चलिए ठीक है, रामचंद्र कंबोज जी बोलिए, फिर मैं आ रहा हूँ उनके पास, ओंकार जी के पास। जी वरुण जी, मैं विद्रोही जी से ये पूछ रहा था कि विद्रोही जी, आपकी कांग्रेस के अंदर इतनी गुटबाजी है कि कोई अगर अच्छा नेता अपनी बात भी रखना चाहे तो वो अपनी बात अच्छी तरीके से नहीं रख सकते। वो कांग्रेस की प्रताड़ना से दुखी होकर के दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। तो मैं तो कहूंगा कि आप कांग्रेस के जो साथी हैं अपना परिवार संभालिए, मेरी आपसे सुझाव रहेगा। आप बड़े भाई हैं। क्या भाजपा में गुटबाजी नहीं है? क्या भाजपा में गुटबाजी नहीं है? बोल लिए ना, काफी मौका दीजिए। मंत्रिमंडल के लिए वो क्या कह रहे हैं, उनसे भी पूछ लीजिए, उनके साथ में बयान भी देख लीजिए। क्या भाजपा में गुटबाजी नहीं है? ओम प्रकाश धनखड़ को बेचारे को किस तरह खुड्डे लाइन लगाया, क्या भाजपा में गुटबाजी नहीं है? रुकिए विद्रोही जी एक मिनट रुकिए प्लीज। आप बोलते कि सब आपने बोला, दूसरों को सुन लेते हैं। एक मिनट विद्रोही जी रुकिए, क्या कहा है कृष्णपाल गुर्जर ने विपुल गोयल के लिए, क्या कहा है? वीडियो वायरल है। अच्छा रुक जाइए। क्या गुटबाजी नहीं है? ये गुटबाजी हर जगह है। आपके यहाँ सत्ता का फेविकोल है। जब कांग्रेस में भी सत्ता का फेविकोल रहता था तो कोई नहीं बोलता था, और जब सत्ता का फेविकोल चला जाता है तो दबोले लग जाते हैं। ठीक है, आपकी सत्ता नहीं रहेगी तो मैं भाजपा में भी बता दूंगा कितने लोग। ठीक है विद्रोही जी, ठीक है। हाँ जी मैं यही कहूंगा कि आप अपना परिवार संभालिए। अपने परिवार के अंदर जो आपके लोगों के साथ जो प्रताड़ना हो रही है, आप उनको कंट्रोल कीजिए, क्योंकि आपका एक नहीं बहुत ऐसे काबिल नेता जो छोड़ के आए हमारे बीच, और हम भारतीय जनता पार्टी वाले उनको मौका दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके जो प्रताड़ना है कांग्रेस की, वो आप प्रताड़ना, वो आप देखिए किस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है। और दूसरी बात मैं कहूंगा कि जो लोग भ्रष्टाचारी हैं वो बिल्कुल। चलिए कंबोज साहब में लौटता हूं आपका। ओंकार सिंह जी, मुझे ये बताएं आप कि ये कांग्रेस लीडरशिप में बिल्कुल परफेक्ट सब कुछ दिखाई देता है आपको, या सारे डर के चले गए? वरुण जी देखो, 2014 से पहले की परिस्थितियों को कांग्रेस का खिलाफ थी, तो मैं समझ सरकार सामने नजर आ रही थी बीजेपी। लेकिन आप
भी मानना पड़ेगा, मंद मंद मुस्कुराते रहिए, आपको मानना वीडियो है ये चैनल भी मानना पड़ेगा आपको। भारत की परिस्थिति में 2014 में नहीं, मैं मानता हूँ कांग्रेस की लीडरशिप में कहीं ना कहीं कमी है, उन्होंने नहीं बजा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ईडी सीधे इनकम टैक्स का डर भी है। यह डर दिखा कर भी मुझे जब आपका माननी पड़ेगी, चाहे आप मुस्कुराइए चाहे ना मुस्कुराइए। हाँ, जहाँ तक हमारी इलाका की बात है, देखिए मैं आपको बता सकता हूँ कि इलाका का संगठन आज बहुत मजबूत संगठन है, चाहे छोटे से राज्य के उम्मीदवार कब डिक्लेयर कर रहे हैं बताइए आप? उम्मीदवार भी बहुत जल्दी आ जाएगी आपके सामने, 2 नाम आपके सामने आ चुके हैं और आप थोड़ा इंतजार कीजिए, उम्मीदवार भी बहुत जल्दी आएंगे और बहुत बढ़िया उम्मीदवार आएंगे। इसमें हरियाणा से अप्रत्याशित रिजल्ट आएगा, बीजेपी के खिलाफ और जेजेपी के खिलाफ आपका लड़ना। कांग्रेस झुको में नहीं है, आपके सामने आएगा वातावरण जो भी आएगा, फिर हम इंतजार कीजिए। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ, हमारा डर भी कैंडिडेट आएगा, कोई ड्रग वाला, कोई ऐसी कमरे वाला ड्रग नहीं, हमारा कैंडिडेट उनसे जुड़ पाएगा, जनता की को जानता है, जानता है, हल कर क्षमता रखता, वो कैंडिडेट हमारे बाकी। ठीक है विनय यादव जी, भाई अब क्योंकि आप एक सीट पर लड़ रहे हैं, उस सीट पर अब नवीन जिंदल सामने है, इधर से जो अभय चौटाला हैं वो सामने है, कुरुक्षेत्र आपके लिए भी वर्चस्व की लड़ाई है क्योंकि हरियाणा में तो आपके पास एक सीट है जिस पर आप लड़ रहे हैं और पूरी ताकत लगा रहे हैं। क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? अब तो सारे कैंडिडेट सामने आ गए हैं भाई कुरुक्षेत्र में। देखिए कोई भी कैंडिडेट किसी भी पार्टी से आ जाए, कांग्रेस का तो है नहीं, हाँ जी, हमारी स्थिति बहुत मजबूत है। देखिए एक बार समझिए, तो 2014 और 19 का चुनाव लड़ा गया तो भाजपा के लोगों का ये कहना है, और कोई भी चुनाव चाहे वो राज्य का चुनाव हो, कि वो मोदी के नाम पर लड़ते हैं, डबल इंजन की सरकार होती है और वो किसी को भी टिकट दे वो जीत जाएगा। तो उसके बिल्कुल विपरीत अब ये होने वाला है, जिस तरह का माहौल अब देश में बन रहा है और पिछले 5-10 दिनों में ये माहौल जो अब और तेजी से मोदी जी के और भाजपा के खिलाफ बन रहा है, वो किसी को भी टिकट दे दे उनको हारना है। उन्होंने किसको मैदान में उतारा है? भारतीय जनता पार्टी ने, हमने सबसे पहले उतार दिया और हमारा चुनाव प्रचार बहुत तेजी से चल रहा है और हम बहुत बढ़िया स्थिति में हैं। एक बात मैं मेरे बीजेपी के प्रवक्ता भाई के, उन्होंने कहा था कि मैंने तारीफ की बीजेपी की, मैंने बीजेपी की तारीफ नहीं की, मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी में भी अच्छे लोग हैं। उदाहरण के तौर पर सुब्रमण्यम स्वामी जो कहते हैं मुझे आप फाइनेंस मिनिस्टर बनाइए, मैं 7 दिन में काला धन लेकर आऊंगा। भाई 10 साल हो गए, आप उनको बनाते क्यों नहीं हो? अरे अब नहीं है वो बीजेपी में, सॉरी माफ कीजिएगा, बीजेपी में नहीं है वो अब नहीं है, लेकिन 2014 के बाद तक तो थे ना, जब वो इतने सालों तक ये तो वो बहुत पार्टियों में, विद्रोही जी मुस्कुरा रहे हैं, वो जानते हैं कितनी पार्टियों में थे। भाई हम कह रहे हैं किसी भी, लेकिन भाजपा में तो रहे ना, 2014 में सरकार बनी तो रहे ना। क्या वो फाइनेंस मिनिस्टर बनाने लायक नहीं थे? क्यों? क्योंकि वो मोदी जी के खिलाफ बोलते थे। अब मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को कोई भी ऐसा हाईकमान के खिलाफ बोलने वाला मंत्री कब से बनने लग गया विनय भाई? कैसी बात कर रहे हैं आप? राजनीति में होता है क्या? अरे तो फिर ऐसी बात ना करें, कमाल कर रहे हो। ऐसा है वो मोदी जी के पक्ष मान लिया कि मोदी जी को यसमैन चाहिए, मोदी जी को यसमैन चाहिए, नहीं बढ़ाया तब उन्होंने छोड़ा था मोदी जी। भाई देश में क्या, दुनिया में ऐसी कोई पार्टी है क्या कि जो नेता के खिलाफ बोलता हो नेता उसे मंत्री बना दे? ऐसा कहीं नहीं होता भाई। उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई ना, तो मोदी के मोदी के पक्ष में बोलते थे, और जब उनको मंत्री बनाने की इच्छा नहीं हुई तब वो खिलाफ। राजनीति इच्छाओं का खेल है भाई, मैं तो इच्छाओं का खेल है। पूरे विश्व में भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जिसमें हर व्यक्ति अपनी बात को बड़ी प्रखरता से रख सकता है और बिल्कुल निडरता से रख सकता है। उस बात चलो ठीक है, ये देखिए तानाशाह जो पूरे विपक्ष को खत्म करना चाहता है, वो तानाशाह अपने घर में भी किसी को नहीं बोल रहे। अब समय नहीं है, अब समय नहीं है विनय भाई, प्लीज मैं माफी चाह रहा हूँ। अपने घर में भी है, तानाशाह का स्वभाव ही नहीं है कि बीच में नहीं बोलता कभी। नहीं ठीक है, चर्चा ऐसी आनंद में होनी चाहिए। मेरे को कुल मिलाकर आपने कुछ दिन पहले देखा होगा। चलिए अब चलिए अब ये देखना है भाई, बीजेपी के 10 के 10 सामने है, कांग्रेस की सूची कब आती है? 30 तारीख तक विद्रोही जी कह रहे हैं, नहीं आए तो फिर बैठा लेंगे और फिर पूछ लेंगे क्या हुआ। फिलहाल आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, रुक रहे कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।